हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, अब हम आपको जो ये 12th की केमिस्ट्री का जो बिलियन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उस बिलियन के चैप्टर के हम लास्ट वीडियो की तरफ आपको ले चल रहे हैं। और आज हम आपको वांट हैव फैक्टर पढ़ाएंगे। वांट हैव गुणांक क्या हुआ करता है, और इसके बाद हम कुछ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि आपका क्या हुआ करता है, प्रेशर कुकर में जो दाल होती है वो जल्दी से क्यों पक जाती है, और फिर कुछ एनसीईआरटी के क्या है न्यूमेरिकल्स आपको आज हम और बताएंगे। तो इसीलिए अब आप लोग यहाँ पे एकदम एकाग्रचित होकर के ध्यान से बैठ जाइए और हमारी पूरी बातों को ध्यान से सुनिए। और अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो आप रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ उन लोगों का भी क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो हम सबसे पहली चीज बताएंगे कि अगर आपको वांट हैव गुणांक पढ़ना है, तो वांट हैव गुणांक को पढ़ने के पहले आपको सबसे पहली चीज आपको जानना पड़ेगा अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि अणुसंख्य गुणधर्म मतलब अणुओं की संख्या पर, एकदम सीधी सी बात है। और गुणधर्म का मतलब प्रॉपर्टीज होती है, इसको इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा करते हैं। तो अगर हम आपसे सीधी सी बात कह दें, किसी विलयन का वह गुणधर्म, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन का वह गुणधर्म जो अणुओं की संख्या, कणों की संख्या या आयनों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, जो अणुओं की संख्या, कणों की संख्या या आयनों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, वो आपका क्या कहलाता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जितना ज्यादा उसमें आयनन, कहने मतलब कि आयनों की संख्या होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। इससे आपसे क्या किया जाता है, बहुविकल्पी का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि ऐसे आपको 4-5 सवाल, तो कहने 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें कहता है कि बताइए इसका परासरण दाब किसका ज्यादा होगा, हिमांक का अवनमन किसका ज्यादा होगा। तो उसमें आपको सबसे पहली चीज क्या करना पड़ता है, अणुओं या आयनों की संख्या को निकालना पड़ता है। जिसके अणुओं या आयनों की संख्या ज्यादा होती है उसकी वैल्यूज ज्यादा आती हैं। वो चीजें बाद में है, जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तब मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज हम आपको जो बताए हैं, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे किसी विलयन के वे गुणों जो विलयन में उपस्थित अणुओं या आयनों या कणों की संख्या, ये चीज ध्यान दीजिए, पहले भी मैं बताया जा चुका है आपको। किसी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं, आयनों या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। These are property which are depend upon solutions, molecules, ions and number of particles is called colligative properties। colligative property का मतलब यही होता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर्स ऑफ पार्टिकल पर क्या करता है, डिपेंड किया करती है, उसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा करते हैं। ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। अब जैसे हम आपको कहें कि अगर आपसे कोई ये बहुविकल्पी का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, तो अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत क्या आता है आपका, परासरण दाब, ये मालूम होना चाहिए आपको। वाष्प दाब का अवनमन मैंने पहले ही बताया है आपको। हिमांक में अवनमन ये भी मैंने बताया है, और क्वथनांक का उन्नयन, तो ये भी मैंने आपको क्या बताया है कि ये आपकी कैसी प्रॉपर्टीज होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसे आप यहाँ लिखे रहेंगे, तभी नीचे वाली बात एकदम क्या होगी, समझ में आएगी। वहां मैंने बताया था उसके रिफरेंस में, लेकिन यहाँ मुझे इसलिए फिर से बताना पड़ रहा है ताकि आपको पूरी बात एकदम कंफर्म हो जाए। अब ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि किसी विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं, आयनों या कणों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहा करते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो परासरण दाब ज्यादा होगा, वाष्प दाब में अवनमन ज्यादा होगा, हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा, ये सब चीजें आप जानते हो। तो हम ऊपर का जो रेफरेंस है इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो आपको कुछ बातें एकदम समझ में आएंगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से केयरली करके क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, जैसे मेरी बात को आप ध्यान दीजिए। ये कोई आपका एक विलयन है। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए हमने ये विलयन को भर रखा है या विलायक को भर रखा है। हमने मान लीजिए यहाँ पे
पे चीनी के क्या किए, 4 मॉलिक्यूल्स लिए। कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 4। अब जो 4 मॉलिक्यूल्स हमने लिया ये हमारा कैसा है, प्रायोगिक है। कैसा है आपका, ये प्रायोगिक है। मतलब इसको हमने क्या किया है, आपने एक तरीके से कह सकते हो कि इसको आपने कैलकुलेट कर रखा है। अब जैसे ही आपने इसको क्या किया, विलयन के अंदर डुबोया, तो ये चारों पार्टिकल्स क्या हो जाया किया करते हैं, इसी में घुल जाया किया करते हैं, जो चारों थे 4। तो इस तरीके से क्या हुआ करता है कि यहाँ पे क्या हुआ करता है कि जो आपका जितना विलय कण था वो कहने का मतलब कि घुलने से पहले और कहने का मतलब घुलने के बाद उन दोनों की अणुओं की संख्या क्या थी, बराबर थी। ये ध्यान दीजिए, जितने यहाँ पार्टिकल थे उतने पार्टिकल यहाँ पे भी हैं, ये भी आप देख रहे हो। लेकिन आपके पास अगर दूसरी कंडीशन मैं ये बता दूं, दूसरी कंडीशन ये क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे 4 पार्टिकल लिए थे इसके और हमने इसको सॉल्यूशन में घोल दिया, यहाँ पे जान लीजिए। अब जब चारों इस पानी के अंदर क्या किया करते हैं, जाते हैं, तो ये चारों क्या हुआ करते हैं, फिर एक एक से बदल, कहने का मतलब कि एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल हो जाता है। तो यहाँ 1 2 3, अब ये 4 हो गया। अब 4 के बाद 5 6 7 और ये कितने हो गए, अब 8। तो अब यहाँ पे 4 थे, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात, और अब कितने हो गए, 8। कहने का मतलब अणुओं का क्या हो गया, वियोजन हो गया। क्या हो गया, वियोजन। जैसे मान लीजिए NaCl है, आपने बोला था, तो Na था आपका, Na प्लस में टूट जाएगा और किसमें से टूट जाएगा, Cl माइनस में। अगर एक पार्टिकल टूट रहा है, 2 पार्टिकल में, 2 कण में टूट रहा है, तो 4 पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 8। तो इस चीज को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, जानते हो आप लोग, वियोजन कहा करते हैं। इसको हम लोग क्या कहा करते हैं, वियोजन। जब यहाँ पे 4 है और अब इतने अणु हो जाते हैं, इससे 4 से कितने हो गए, 8, तो इसको वियोजन कहा किया करते हैं। और अब आपके सामने एक प्रॉपर्टी और है, जैसे ये 4 पार्टिकल थे, अब चारों जब इस विलयन के अंदर घोले जाया किया करते हैं, तो ये चारों में से क्या हुआ करते हैं, 2 आपस में मिल जाते हैं और 2 आपस में मिल जाते हैं। और अब 2 आपस में मिल करके कितने हो गए, यहाँ पे 4 थे, लेकिन अब कितने पार्टिकल छोटे छोटे हो गए, 2 पार्टिकल आपको मिल गए। तो यहाँ पे अणु आपस में इकट्ठा हो गए। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, संगुणन। क्या कह देते हैं, संगुणन। सामान्यतः जो हुआ करता है, अगर कोई भी विलेय पदार्थ हुआ करता है तो उसमें वियोजित अणुओं की संख्या और केवल वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या बराबर होती है। लेकिन कुछ में क्या हुआ करता है, वियोजित अणुओं की कुल संख्या तथा वियोजन के बाद अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। और कुछ ऐसे भी विलेय हुआ करते हैं कि जिसमें वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या तथा वियोजित अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, घट जाया करती है। और जब यही अणुओं की संख्या में कहने का मतलब परिवर्तन आ जाता है, तो उसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, जानते हो, अपसामान्य गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भैया, अपसामान्य गुणधर्म। मेरी बात एकदम कंफर्म कर लीजिए, तभी हम आगे चलेंगे। जैसे इसमें देखा आपने, जितने पार्टिकल यहाँ थे उतने पार्टिकल यहाँ पे भी हैं, वियोजन से पूर्व और वियोजन के बाद, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी को ही हम लोग इसी वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या तथा वियोजन के बाद अणुओं की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 पार्टिकल थे, चारों में से क्या हो जाता है, एक एक पार्टिकल बन गए, तो उसके कारण क्या हो जाता है, अणुओं की संख्या बढ़ जाया किया करती है। और यहाँ पे क्या हो गया, अणु वियोजित नहीं हुए हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि वही पार्टिकल आपस में मिल जाए और मिल करके 4 जो थे वो 2 बना दिए। इसको क्या कहते हैं, संगुणन, और इसको हम लोग क्या कहा करते हैं, वियोजन। तो आपको एकदम सीधी सीधी सी दिख रही होगी कि सामान्य रूप से यहाँ पे तो क्या है, मान जो है ये 4, यहाँ पे भी 4 बराबर है, लेकिन यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 8, मतलब बढ़ गया। यहाँ पे क्या था, 4 था और यहाँ 4 से कितना हो गया, 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इसी चीज को आप यहाँ इसको कह सकते हो क्या, अपसामान्य गुणधर्म। क्या कह सकते हो इसी को आप लोग, अपसामान्य गुणधर्म। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, जब किसी विलेय पदार्थ को विलयन में घोला जाता है, मेरी बात को ध्यान दीजिए, जब किसी विलेय पदार्थ को विलयन में क्या किया जाता है, घोला जाता है, तो उनके संगुणन, ये है संगुणन आपका, एवं वियोजन, ये ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये वियोजन है और ये क्या है आपका संगुणन के कारण प्राप्त अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है, जो प्राप्त, अब ये अणुसंख्य गुणधर्म है प्रायोगिक अणुसंख्य गुणधर्म से, या कहने का मतलब क्या होता है, प्राप्त अणुसंख्य गुणधर्म
प्रायोगिक अणुसंघ गुणधर्म तथा सामान्य जो अणुसंघ गुणधर्म होता है ये क्या हुआ करता है, भिन्न भिन्न होता है। या चाहे आप ऐसे ही कह सकते हो, यहाँ पे एकदम पूरी इसकी डिफिनेशन है। अब ऐसे यहाँ पे क्या बताया मैंने, जब किसी विलेय पदार्थ को विलेय में घोला जाता है तो उसके संघनन या वियोजन के कारण प्राप्त जो होता है ये आपका प्राप्त अणुसंघ गुणधर्म, यहाँ देखिए प्राप्त अणुसंघ गुणधर्म, प्रायोगिक अणुसंघ गुणधर्म तथा सामान्य अणुसंघ गुणधर्म। ऐसे सामान्य ये था आपका, मान लीजिए ये आपका, और उसके बाद ये प्रायोगिक आपको पहले ही बताया जा चुका था। तो प्रायोगिक अणुसंघ गुणधर्म तथा सामान्य अणुसंघ गुणधर्म से क्या होता है, भिन्न प्राप्त होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसामान्य क्या कहते हैं, गुणधर्म कहते हैं। एकदम सीधी सीधी सी बात है। और अब इसी अपसामान्य गुणधर्म को क्या किया जाता है, सही करने के लिए कि जो प्रायोगिक आ रहा है और इसमें आ रहा है, एक गुणांक लगाया जाता है, उसे हम वान ठाप गुणांक कहते हैं। सबसे पहले नीचे देखिए क्या लिखा गया है, वान ठाप गुणांक। वान ठाप गुणांक को सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, आई। एक चीज तो सबसे पहली चीज यही लिखा जाएगा कि वान ठाप गुणांक को किससे प्रदर्शित किया करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप यहाँ इसकी डिफिनेशन देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य के अणुसंघ गुणधर्मों के प्रेक्षिक या सामान्य मानो, प्रेक्षिक या सामान्य मानो, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है आपका, ये पूरा किसी वैद्युत अपघट्य के अणुसंघ गुणधर्म के प्रेक्षिक या प्रायोगिक, चाहे कह लीजिए प्रेक्षिक, ये लिखा किसी वैद्युत अपघट्य के अणुसंघ गुणधर्मों तथा प्रेक्षिक यहां पे देखिए लिखा गया है, किसी वैद्युत अपघट्य के अणुसंघ गुणधर्मों का प्रायोगिक तथा प्रेक्षिक, प्रायोगिक तथा इसी प्रायोगिक को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, अपसामान्य, प्रायोगिक को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, अपसामान्य तथा प्रेक्षिक सामान्य मानो जो वैल्यू आएगी उसकी का अनुपात ही क्या कहलाता है, अनुपात क्या कहलाता है भैया, वान हाफ गुणांक कहलाता है। डिफिनेशन को एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पे किसी वैद्युत अपघट्य के अणुसंघ गुणधर्मों का जो प्रायोगिक मान होता है और फिर उसका कैसा मान होता है, सामान्य मान होता है। प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान, या इसी को कह सकते हो कि आप अपसामान्य गुणधर्म और फिर नीचे क्या होगा, सामान्य गुणधर्म का जो अनुपात हुआ करता है वही आपका क्या कहलाया किया करता है, वान हाफ गुणांक कहलाता है। अब हम देखिए इसको एक फार्मूले के रूप में लिख रहे हैं, आपको एकदम इजी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा माइन्यूट है, समझेंगे आप जितना अच्छा उतनी ही अच्छी बातें समझ में आएंगी यहाँ पे। अब जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे वान हाफ गुणांक बराबर, वान हाफ गुणांक बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ध्यान दीजिए। इसको मैंने किससे बताया, लिखते हैं आई से। अब क्या हो जाएगा, ये प्रायोगिक मान बटे क्या हो जाएगा बताइए, सामान्य मान। बस यही इसका है, एकदम सीधा सा। वान हाफ गुणांक बराबर क्या होगा, प्रायोगिक मान या क्या हो जाएगा, सामान्य मान। या इसी को हम लोग चाहे प्रायोगिक मान को इतनी चीज से और लिख सकते हैं, जो भाई आएगा बाद में, उसको हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर, यहाँ क्या लिख सकते हो, इसको जैसे लिखा जाता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, क्या लिखा जाता है इसको, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको यहाँ पे जो ये है, आप इसको एक नाम से और लिख सकते हो, आप सामान्य मान, और नीचे क्या लिख सकते हो, सामान्य मान। बस यही इसकी डिफिनेशन है। दोनों चीजें एक ही है, जान लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि वान हाफ गुणांक क्या है, तो किसी अणुसंघ गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा उसके सामान्य मान, ऑब्जर्व वैल्यू और कौन सी, कैलकुलेटेड वैल्यू का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, उसका वान हाफ गुणांक कहलाता है। बात एकदम कंफर्म हुई कि नहीं। वान हाफ गुणांक का मतलब होगा कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब प्रायोगिक मान अपान क्या हो जाएगा, सामान्य मान का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है, वान हाफ गुणांक। और जो ये प्रायोगिक मान होता है इसी को हम लोग कहते हैं अपसामान्य मान। क्या कहते हैं इसको, एबनॉर्मल वैल्यूज। और ये क्या कहलाता है,
नॉर्मल, ये क्या कहलाता है? नॉर्मल। अब बच्चे ये सोचते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल का मतलब क्या है? जैसे आपने उसमें भी 4 पार्टिकल लिया था, कितना लिया था? 4। तो जो ये 4 पार्टिकल लिया था ये सामान्य था। अब किसी में देखा आपने क्या हुआ था, ये 8 हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा? अपसामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपसामान्य हो जाएगा। फिर आपने देखा था किसी में 2 हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा? अपसामान्य हो जाएगा। ये ऑब्जर्व किया गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन ये कैसा है? आपका कैलकुलेटेड है। मतलब कि एकदम सीधी सीधी सी बात होती है कि जो अपसामान्य वैल्यू होती है और सामान्य वैल्यू होती है उसी का अनुपात ही क्या कहलाता है? आपका क्या? वांछा गुणांक कहलाता है। अब अगर हम आपसे कहें कि अगर आप इसको और रेफरेंस में लिखना चाहते हो, कई टर्म हैं, कई टर्म का मतलब सीधी सीधी सी बात है, जैसे आपसे कहा जाए परासरण दाब की रेफरेंस में लिखिए, तो इसको परासरण दाब के भी रेफरेंस में लिख सकते हो। अब ऐसे परासरण दाब के रेफरेंस में लिख सकते हो, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे क्वथनांक का उन्नयन परासरण दाब के रूप में लिख दे, जैसे मान लीजिए पाई बराबर, और ये पाई क्या लिखिए? इसको ऐसे लिख देते हैं परासरण, पहले हिंदी में, दाब बराबर, ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक परासरण दाब, या आप चाहे इसी को, हाँ, प्रायोगिक परासरण दाब का मान बटे और सामान्य परासरण या प्रेक्षित इसको कहते हैं, सामान्य परासरण दाब का मान। ये एकदम सीधी सीधी सी बात हो गई। अगर इसको आपने P से लिखा है तो P बराबर P, इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड। क्या कहते हैं इसको? ऑब्जर्व्ड। देखो लिखा था ऑब्जर्व्ड, OBSERD, ऑब्जर्व्ड चाहे लिखिए, ये P हो जाता है ऑब्जर्व्ड, और फिर P क्या हो जाता है? ये कैलकुलेटेड। ये थोड़ा मैंने लिख दिया, नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो परासरण दाब बराबर क्या हो जाएगा? प्रायोगिक परासरण दाब का मान बटे क्या हो जाएगा आपका? ये सामान्य परासरण दाब का मान। फिर ऐसे ही आप लिख सकते थे क्वथनांक का उन्नयन बराबर, अब बोलिए इसको क्या लिख सकते थे? क्वथनांक का उन्नयन बराबर लिख सकते थे प्रायोगिक क्वथनांक का उन्नयन अपान, बोलो, सामान्य क्वथनांक का उन्नयन। बस यही है, जान लीजिए। अब हम आपको पूरी बात को एक बार फिर से समझा रहे हैं, पूरी बात को आप एक बार फिर से एकदम एकांत होकर के समझिए, आसान नहीं है, फिर से ध्यान दीजिए। मैंने बताया कि वे प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड किया करती है उसको हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। परासरण दाब हुआ, हिमांक का उन्नयन हुआ, वाष्प दाब का उन्नयन हुआ, क्वथनांक का उन्नयन हुआ, ये सब हैं। फिर मैंने अपसामान्य गुणधर्म बताया। सामान्यतः जो हुआ करता है जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो वहाँ पे अपसामान्य गुण जो होता है, सामान्य गुणधर्म प्राप्त होते हैं, जो जैसे रहता है वैसे ही। लेकिन कुछ ऐसे विलेय पदार्थ होते हैं जब उसमें विलयन में उसको घोला जाता है तो उनकी जो अणुओं की संख्या हुआ करती है वो भिन्न आ जाया किया करती है। और किसके कारण? संगुणन, और किसके कारण? वियोजन के कारण। संगुणन भी बताया था मैंने, वियोजन के कारण। और उसी संगुणन और वियोजन के कारण जब अणुओं की संख्या में भिन्नता आ जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसामान्य गुणधर्म कहते हैं। और अपसामान्य गुणधर्म को ही सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ही वान ठाप वैज्ञानिक ने क्या किया? वान ठाप गुणांक को बताया। वान ठाप गुणांक क्या है? वान ठाप गुणांक को हम लोग क्या कहा किया करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। और एकदम सीधी सी मैंने बताया था कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के अणुसंख्य गुणधर्म जितने भी हैं, अणुसंख्य गुणधर्म, किसी वैद्युत अपघट्य के अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा कौन से? सामान्य मान, मतलब कि जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है और कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, प्रायोगिक मान और क्या?
आपका कैसी कैलकुलेटेड या सामान्य मान का जो मानों का अनुपात होता है, एकदम सीधी सीधी सी बात है, प्रायोगिक मान का अनुपात बटे सामान्य मान का अनुपात, एकदम सीधी सी बात है। सामान्य मान और ये प्रायोगिक मान, तो जब को लिखा था मैंने वान था गुणांक आई बराबर प्रायोगिक मान बटे क्या हो गया सामान्य मान। और फिर क्या हो सकता है आई बराबर, इसको मैंने ऐसे बताया था, इसी प्रायोगिक को आप लोग लिखते हो अपसामान्य, जो हमने देखा वो प्रायोगिक किया और जो हमको कैलकुलेट करके दिया गया था वो सामान्य था। अब आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो परासरण दाब के डिफरेंस में, अगर इसको परासरण दाब के डिफरेंस में इसको यहाँ क्या लिखते हैं आई बराबर, परासरण दाब के डिफरेंस जब इसको आई बराबर लिखोगे तो कहने का मतलब कि प्रायोगिक परासरण दाब का मान बटे सामान्य परासरण दाब का मान। वैसे ही अगर हम क्वथनांक के उन्नयन के डिफरेंस में कहें आई का मान लिखिए वान था गुणांक का, तो यहाँ हो जाएगा प्रायोगिक क्वथनांक का उन्नयन बटे क्या हो जाएगा सामान्य क्वथनांक का उन्नयन। वैसे ज्यादा करके जो आपसे पूछा जाता है वो बस केवल यही पूछा जाता है कि वान था गुणांक क्या है, तो आपको एकदम सीधी सीधी सी बात बता देना है कि वैद्युत अपघट्य के जो अणुसंग गुणधर्म होते हैं और अपसामान्य जो अणुसंग गुणधर्म होते हैं उनके प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है वान हाफ गुणांक कहलाता है, और जिसे हम लोग किससे कहते प्रदर्शित करते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका क्या हुआ कंफर्म हुआ। चलिए देखिए, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को वायु में खोला जाता है तो CO2 गैस के बुलबुले क्यों निकलते हैं, यही क्वेश्चन है। जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को वायु में खोला जाता है तो CO2 गैस के बुलबुले क्यों निकलते हैं, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, प्रेशर कुकर में पानी देर से उबलता है पर दाल जल्दी से गल जाती है क्यों। दो क्वेश्चन है ये रीजनिंग के, आपको दोनों का जवाब देना है, ध्यान दीजिएगा। जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को वायु में खोला जाता है तो CO2 गैस के बुलबुले निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये हेनरी के नियम पे आधारित है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि हेनरी के नियम में क्या किया जाता है कि अधिक दाब पर क्या किया जाता है, जो गैस के अणु होते हैं उनकी विलेयता को बढ़ा दिया जाता है। तो वहां पे भाई वही तो था कि विलेयता जो होती थी वो आपकी क्या थी आंशिक दाब के समानुपाती थी, यम प्रोपोर्शनल क्या था P। ये विलेयता चाहे कह दो चाहे इसी को कह दो गैस की मात्रा कह दो या अणुओं की मात्रा कह दो, तो ये पूरा हेनरी के नियम पे आधारित है, आप जान लीजिएगा। तो यहाँ इसका जवाब क्या दिया गया है, विलयन के ऊपर CO2 का आंशिक दाब कम हो जाता है। मतलब जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली जाती है तो विलयन के ऊपर जो CO2 गैस है उसका आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। खोल दिए जैसे तो विलयन जो है उसके ऊपर जो लगा रही है कार्बन डाइऑक्साइड आंशिक दाब वो कम हो जाता है और CO2 गैस की जल में विलेयता घट जाती है। अब यही देख लीजिए, अगर आंशिक दाब बढ़ गया तो ये विलेयता भी बढ़ जाती है और आंशिक दाब घट गया तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो यहाँ यही इसका जवाब देना है। बस जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो विलयन के ऊपर CO2 का आंशिक दाब कम हो जाता है और CO2 गैस की जल में विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। किसके अकॉर्डिंग, हेनरी के नियम के अनुसार। और फिर क्या कर रहा है, अतः CO2 गैस तेजी से बाहर निकलती है, आप देखते होंगे। अतः CO2 गैस क्या होती है, तेजी से बाहर आने लगती है और जिसके कारण आपको क्या होने लगते हैं, बुलबुले उठने लगते हैं। एकदम सीधा सीधा जवाब है कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलेंगे तो विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है कम हो जाएगा और जब आंशिक दाब कम हो जाएगा तो सीधी सीधी सी बात है विलेयता घट जाएगी, जो घुली हुई थी उसकी मात्रा कम हो रही है और जब घुली हुई की मात्रा कम होगी तो वो गैस क्या होगी, तेजी से क्या होती है, बाहर निकलने लगती है। और जैसे वो गैस तेजी से बाहर निकलने लगती है तो उसके आपके बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। ये इसके आंसर का जवाब है। अगला जो आंसर है आपके सामने, उस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जो नीचे आपको दूसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। पहला वाला समझ में आया होगा आपको, आई होप क्लियर है एकदम। इसको भी समझ लीजिए, क्या लिखा गया है क्वेश्चन देखिए। प्रेशर कुकर में पानी देर से उबलता है, सब लोग को मालूम है, और दाल जल्दी गल जाती है क्यों, ये इसका जवाब देना है।
भाई अगर आप देखते हो कि घर पे जो दाल होती है कम अगर आपकी पकती रहती है दूसरे पात्र में, तो उसको हम कहते हैं इसको कुकर में डाल दीजिए, जल्दी से पक जाएगी। लेकिन पानी जो होता है वहाँ देर से उबलता है, इसका पीछे जो कारण है। तो जो उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने के कारण। भाई आप जानते हो उसमें से भाप बाहर निकल तो पाती नहीं है, तो जो भाप होती है उसका दाब बढ़ता जाता है। तो प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने के कारण पानी का वाष्प दाब, जो जल के अणुओं का वाष्प दाब होगा, वो देरी से वाह्य वाष्प दाब के बराबर होता है। जो पानी का वाष्प दाब होता है और जो एटमॉस्फेरिक वाष्प दाब होता है, वाह्य वाष्प दाब होता है, उससे बहुत देर में क्या होता है, बराबर आता है। क्योंकि अगर उसके बराबर जल्दी से आ जाए तो 100 डिग्री सी पे पानी उबल जाए। वही तो है कि वाष्प दाब के बराबर आता था तो उसको क्वथनांक कहते थे। तो पानी के वाष्प के वाह्य वाष्प दाब के बराबर क्या होता है, बहुत लेट आता है, देरी से। और जब देरी से आता रहता है अर्थात अधिक दाब पर पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जहां ज्यादा प्रेशर होगा वहां पे पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और पानी जो होता है वो 100 डिग्री से अधिक ताप पर क्या होता है, उबलता है। जब यहाँ पे उसका क्या हो गया, दाब क्वथनांक बढ़ गया, भाई दाब पर दाब लगा दिया, बढ़ गया, तो क्वथनांक भी उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और 100 डिग्री सी पर, क्योंकि जो उसमें रखी गई दाल है वो 100 डिग्री सी पर रखी दाल को अधिक उष्मा, पानी का तो भले क्वथनांक बढ़ जाएगा, लेकिन जो 100 डिग्री सी पर दाल रखी गई है उसको क्या हो जाती है, प्रेशर कुकर में ज़्यादा उष्मा प्राप्त हो जाती है। और जब ज़्यादा उष्मा प्राप्त हो जाती है तो वह जल्दी से क्या हो जाती है, गल जाती है। ये इस क्वेश्चन का जवाब है। फिर से एक बार आप देख लेंगे, प्रेशर कुकर में पानी देर से उबलता है पर दाल जल्दी से गल जाती है। क्यों? तो जवाब आप दीजिएगा कि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने के कारण पानी का वाष्प दाब देरी से वाह्य वाष्प दाब के बराबर होता है, अर्थात अधिक दाब पर पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या बढ़ जाता है, और पानी 100 डिग्री से अधिक ताप पर उबलता है। यही कारण है तो पानी जल्दी से उबलेगा। और किंतु 100 डिग्री सी पर, दूसरे का जवाब यहाँ पे है, 100 डिग्री सी पर रखी दाल को अधिक उष्मा प्राप्त हो जाती है और आता हुआ क्या हो जाती है, जल्दी से ही क्या हो जाती है, आपकी गल जाती। चलिए देखिए आगे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपको है। एक रसोइया प्याज को साधारण ताप पर काटने की जगह शीतल किए गए प्याज को, या साधारण ताप पर काटने की जगह जो प्याज होता है शीतल किए गए प्याज को काटने पर कम आंसू बहाता है, क्यों? ये क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई एक प्याज है, आप उसको कहीं पे भी नॉर्मली बैठ करके काट रहे हैं तो आपकी आंखों से ज़्यादा आंसू निकलता है। लेकिन अगर उसी प्याज को ठंडा या शीतल जगह काटने की जगह फिर शीतल किए गए प्याज को, मान लीजिए उस पर आपको जो प्याज दी गई उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, वो ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद आप काटिए तो उसकी आंखों से आंसू कम बहते हैं, क्यों? यही इसका जवाब क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझा करो तब जवाब देना चाहो। कहने एक रसोइया प्याज को साधारण ताप पर काटने की जगह शीतल किए गए प्याज को काटने पर कम आंसू बहाता है, क्यों? ये क्वेश्चन है। मतलब कोई अगर साधारण ताप पर प्याज काट रहा है तो उसको ज़्यादा आंसू बह रही है, लेकिन अगर कोई शीतल की गई मतलब ठंडी की गई प्याज को काट रहा है तो उसको आंसू कम बहती है, क्यों? तो इसका जवाब है प्याज को ठंडा करके काटने पर, ध्यान दीजिए जवाब, प्याज को ठंडा करके काटने पर प्याज में उपस्थित वाष्पशील, आप देखते हो जब हम प्याज को काटते हैं तो उसमें से एक वाष्पशील पदार्थ निकलता है और उसी वाष्पशील पदार्थ जो होता है हमारी आंखों में लगता है, और आंखों में लगने के कारण क्या होता है, हमारी आंखों से आंसू ज़्यादा निकलने लगता है। तो जो रसोइया होता है वो समझदार होता है, वो क्या किया करता है, उसी प्याज को ठंडी कर देता है, और जब प्याज को ठंडी कर देगा तो क्या होगा, वाष्पशील द्रवों का जो वाष्पन है वो कम हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाष्पशील जो उसमें से निकल रहे हैं द्रव, उसका वाष्पन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः रसोइये की आंख तक कम द्रव, ये ध्यान दीजिए, कम द्रव वाष्पित होकर के पहुंचता है।
क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं, आप इनको एक बार सुनिए तो आपको जवाब देने में मजा आएगा। प्याज को ठंडा करके काटने पर प्याज में उपस्थित वाष्पशील द्रवों का वाष्पन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः रसोइये की आंख तक कम द्रव वाष्पित होकर के पहुंचता है और उसे जलन कम होती है। और भाई जलन जब कम होगी तो आंसू भी कम निकलेगा, एकदम सीधी सी बात है। तो कितना अच्छा ये क्वेश्चन था, आपको जवाब दिया मैंने। फिर आगे कह रहा है बर्फ पर नमक छिड़कने पर बर्फ जल्दी से गलती है क्यों? अगर जैसे बर्फ है उसको अगर आपको जल्दी से गलाना है तो उस पर आप नमक छिड़क दीजिए, और जैसे ही नमक आप छिड़केंगे तो वो बर्फ क्या होती है? जल्दी से गलने लगती है। तो वो क्यों जल्दी से गलने लगती है, इसके क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। जो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सी होता है, वो और उससे भी कम हो जाता है, ये आप ध्यान दीजिए। और जब उससे कम हो जाता है परंतु वातावरण का तापमान अधिक रहता है। जैसे ही नमक मिलाए बर्फ का गलनांक कम हो जाएगा, लेकिन वातावरण का तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है, और बर्फ जल्दी से क्या हो जाती है? पिघल जाती है। तो ये दो आपके 4 रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए जिनका जवाब हमने आपको बता दिया। ये न्यूमेरिकल है, देखिए भैया। एक विलेय का बेंजीन में, सवाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, रीजनिंग की भी ये भी थी एक बहुविकल्पी क्वेश्चन में। एक विलेय का बेंजीन में मोल प्रभाव 0.2 है। कितना है? 0.2 है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि विलेय का मोल प्रभाव क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल के विलेय की क्या करने के लिए कह रहा है? मोललता। अब आपके लिए समस्या क्रिएट हो गई कि अभी हमने मोल प्रभाव दिया गया हो तो मोललता निकालने के लिए तो कोई फार्मूला आपको भी बताया नहीं है। इसीलिए देखिए आप जो न्यूमेरिकल थोड़ा हट करके हैं कुछ फार्मूले से, वही न्यूमेरिकल हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से इन सभी न्यूमेरिकल को देखिए। कह रहा है कि एक विलेय का बेंजीन में मोल प्रभाव कितना है? 0.2 है। इसका मतलब बेंजीन क्या है? यहाँ पे विलायक है। बेंजीन यहाँ पे क्या है? आपका विलायक है। और इसका विलेय का मोल प्रभाव कितना दिया गया है? 0.2। तो आप सबसे पहली चीज तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो दिया गया है पहले हम लिख लेंगे क्या? विलेय का मोल प्रभाव। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे लिखा किया करते हैं? यक्स से। किससे लिखा किया करते हैं? यक्स से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.2 विलेय का हो गया। विलेय का जो मोल प्रभाव है वो कितना हो गया? 0.2। अब उसके बाद कह रहा है कि मोललता ज्ञात करें। मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क, मोललता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? जो ये बेंजीन है ये विलायक है, तो हम इससे इसका क्या निकाल सकते हैं? विलायक का, ध्यान दीजिएगा, अणुभार। विलायक जो है आपकी बेंजीन है, तो विलायक का मतलब क्या हो गया? C6H6, ये बेंजीन है आपकी। अब आप इसका अणुभार निकालेंगे राजू तो कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका 12 × 6 और प्लस ये हाइड्रोजन का 6 होता है तो 72 और प्लस ये कितना हो गया? 6 और ये कितना हो जाएगा आपका? 78। ये हो गया इसका। अब हमको एक ऐसा फार्मूला चाहिए कि उस फार्मूले से आपको क्या मालूम हो जाए? मोललता और मोल प्रभाव में रिलेशन आ जाए। तो एक फार्मूला आपको नया बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पे जो ये कह रहा है मोललता बराबर विलेय की, एक फार्मूला है राजू, मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाव अपान विलेय का मोल प्रभाव अपान जो फार्मूला है यहां हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाव। इसी फार्मूले से करेगी सवाल। मोल प्रभाव और ये गुणे क्या हो जाएगा? विलायक का अणुभार।
विलेय की मोललता बराबर क्या हुआ करता है, विलेय का मोल प्रभास और अपान क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभास पूरे विलायक का अनुभार, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किससे रहेगा, 1000 से। थोड़ा हम इसको फिर से लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ग्राम में रहता है ना, तो उधर आया नहीं सही से फार्मूला। मोललता बराबर विलेय का, लैंग्वेज है ना थोड़ा सा, प्रभाज बटे विलायक का मोल प्रभाज गुणे विलायक का अनुभार गुणे 1000। यही फार्मूला है, ये नया फार्मूला आपको मैं बता रहा हूं। विलेय का मोल प्रभास अपान विलायक का मोल प्रभास गुणे विलायक का अनुभार गुणे कितना हो गया, 100। तो यहां देखिए हमको विलेय का तो मोल प्रभास मालूम है, लेकिन अभी मोललता आपको निकालना है, लेकिन अनुभार भी हमने 78 निकाल रखा है, लेकिन एक चीज हमको नहीं मालूम है, वो क्या है, विलायक का मोल प्रभास। तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो कितना होता है, 1। ये याद रखिएगा हमेशा, जितने भी घटक होते हैं उन सबको जोड़ दीजिए तो उसका मोल प्रभाज सदैव कितना होता है, 1। तो हम जानते हैं कि विलयन का मोल प्रभाज 1 होता है, तो अगर हम विलयन का 1 रख देंगे, विलेय का मालूम है तो आप विलायक का निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, चूंकि विलयन का यही सब बच्चे का समझ जाए तो सवाल लग जाती है, मोल प्रभाज बराबर कितना होता है, 1। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, अतः विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा बताओ, विलयन का मोल प्रभाज माइनस विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। ये विलायक क्योंकि जानते हो विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आप जानते हो सब लोग। विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, क्योंकि विलयन तो ये चीज तो मिलकर के बना होता है। तो यहां अतः विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का मोल प्रभाज माइनस विलेय का मोल प्रभाज। तो विलयन का तो मोल प्रभाज है 1 और ये कितना है 0.2, तो अब आपको मिला कितना, ये 0.8। बस इतनी चीजें जो बच्चे समझ गए होंगे अपने आप। देखो एक विलेय का बेंजीन में मोल प्रभाज 0.1 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया विलेय का मोल प्रभाज 0.2। मोललता पूछ रहा था क्वेश्चन मार्क। विलायक का अनुभार आपने निकाल लिया 78 है, और फिर क्या है विलयन का मोल प्रभाज आप मानते हो 1 है यहाँ पे, या नहीं तो मान लीजिए 1 होता ही इसका। अतः विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलयन का मोल प्रभाज माइनस विलेय का मोल प्रभाज, तो आप घटा देंगे 0.8 आ जाएगा। अब आप सारी वैल्यू को रखिए तो यहाँ हो जाएगा 0.2, ये आपको देखिए है वो गुणे कितने से 1000 से, ये गुणा किया गया है अपान विलायक का मोल प्रभाज कितना है, ये 0.8 और विलायक का अनुभार कितना है, ये 78। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ऊपर नीचे खत्म हो गया तो यहाँ हो जाएगा ये ऊपर 2000 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 8 गुणे क्या हो जाएगा 78। अब आप इसको हल कीजिए और हल करके हमको इसका जवाब दीजिए जल्दी से। अब इसका अगर आप गुणा किए होंगे तो ये आया होगा 2000, ये तो है ही, और ये फिर कितना हो गया होगा 624। अब आप इसका भाग दिए होंगे तो आपको जो वैल्यू देखने को मिली होगी कितनी, 3 जल्दी से देख के बताइए, 3.20। बस, और ये मोललता है तो ये हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, तो यही इसकी मोललता है, ये इसका जवाब है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल भी लगा सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था और इसको आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो अगला न्यूमेरिकल हम आपको बताएं। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखिए। शुद्ध नाइट्रोजन का 25 डिग्री सी पर विलेयता, ध्यान दीजिएगा ये सवाल थोड़ा हट के भी है। शुद्ध नाइट्रोजन का 25 डिग्री सी पर विलेयता 6.8, ये कितनी दी गई है, 6.8 10 की घात -4 मोल प्रति क्या है, ये लीटर है। फिर आगे कह रहा है ये विलेयता दी गई है, सॉल्युबिलिटी। फिर कह रहा है सामान्य परिस्थितियों में नाइट्रोजन की विलेयता जल में क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। मतलब एक विलेयता आपको दी गई है, S1 दिया गया है आपको और S2 पूछ रहा है दूसरी विलेयता। यदि नाइट्रोजन का आंशिक दाब कितना है, 0.78 एटमॉस्फेयर, ATM जिसको कहते हो तो, और फिर कह रहा है कि 25 डिग्री सी पर जो दाब होता है वो 1 ATM होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर के। और विलेयता में जानते हो सब लोग, टेम्परेचर से रिलेटिव बातें नहीं होती, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखी जाती है विलेयता। विलेयता जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर, देखो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सी। तो अब यहाँ पे अगर हमको ध्यान देना है तो ये पूरा विलेयता और आंशिक दाब से रिलेटिव है, तो इसका मतलब ये ले जा रही है किसकी तरफ, आपको हेनरी के नियम की तरफ। ये सवाल हमको जो कहने को प्रमोट कर रही है वो हेनरी के नियम की तरफ प्रमोट कर रही है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, हेनरी के नियमानुसार आपको मालूम है क्या कि विलेयता या गैस के अणुओं की मात्रा जो हुआ करती थी, यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था, P आंशिक दाब के। तो यम जो हुआ करता है अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके बताइए P के, और इसी यम को हम लोग क्या कहते हो, गैस के अणुओं की मात्रा, या इसी को क्या कहते हो, विलेयता। तो हम इसको यहाँ यम तो लिखते हैं मात्रा के रिफरेंस में, लेकिन अगर जब विलेयता के रिफरेंस में लिख सकते हैं तो विलेयता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये आंशिक दाब। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये विलेयता ही है, गैस के अणुओं की मात्रा। अगर आप जाकर के देखेंगे हेनरी के नियम में तो हमें लिखवाया है विलेयता या गैस के अणुओं की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो ये यम है, इसी यम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विलेयता भी लिख सकते हैं, मान होता ही है भैया। तो ये हो जाएगा विलेयता यस प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, P। अब जब यस प्रोपोर्शनल P हो जाएगा तो यहाँ पे जब वही आप कांस्टेंट रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, KH इंटू क्या हो जाएगा, P। और फिर अगर आप इसको रखना चाहोगे, इधर ले जाना चाहो तो यस अपान P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH। और यस अपान P इक्वल टू क्या हो गया, KH। मतलब कि विलेयता और आंशिक दाब का अनुपात किसके बराबर होता है, ये हेनरी नीयतांक के बराबर होता है। और यदि विलेयता जो प्रारंभिक विलेयता है वो S1 है तो आंशिक दाब क्या होगा, P1। ये पूरा वही ले जा रहा है आपको किसकी तरफ, जानते हो आप लोग, जैसे वो उसका चार्ल्स का नियम पढ़े थे। तो ये आपका अगर विलेयता S1 है और आंशिक दाब क्या है, P1, तो अगर हम बढ़ा दें विलेयता को S2 कर दें तो आंशिक दाब क्या हो जाएगा, P2। आता है क्या लिख सकते हो, तो S1 अपान P1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, S2 अपान P2। अब S1 S2 आपको मालूम है, जहां S1 क्या है, ये भी विलेयता है, S2 क्या है, अंतिम विलेयता है, और P1 क्या है, प्रारंभिक आंशिक दाब है, और P2 क्या है, अंतिम आंशिक दाब है। तो इस तरीके से ये आपके सामने क्या हो गया, ये फार्मूला आपको मिल गया, जान लीजिएगा। S1 अपान क्या हो जाएगा आपका, ये P1। तो ये जो फार्मूला आपको मिलेगा पूरा, अगर इस फार्मूले की हम बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है S1 अपान S2। रुक जाइए, इधर थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसके रेफरेंस में इसको लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा है। यहां पे इसके रेफरेंस में S1 अपान S2 और ये हो जाएगा P1 अपान P2। इसी के रेफरेंस में लिख दीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये हो गया S1 अपान S2 और ये क्या हो गया, P1 अपान। देखिए थोड़ा हमने उसमें क्या किया, फार्मूले को ज्यादा लंबा कर दिया था, इसलिए उसको आप लिखना उचित मत समझिए। आप यहां से आइए, एकदम डायरेक्ट लिख लीजिए बस। जैसे मैंने बताया कि हेनरी के नियम के अनुसार आप क्या लिख सकते हो, विलेयता जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आंशिक दाब के।
तो आप क्या लिख सकते हो इसके आधार पे, S1 अपान S2 डायरेक्ट लिखिए, बस इतना लंबा खींच करके जाने से कोई मतलब है नहीं। S1 अपान S2 और ये P1 अपान क्या हो जाएगा P2। तो अब यहाँ पे देखिए जो S1 की वैल्यू है वो आपको दी गई है। S1 बराबर मतलब विलेयता पहली दी गई है 6.8 गुणे 10 की घात -4, ये दिया गया है मोल प्रति आपका किस में दिया गया भैया, लीटर में। और फिर क्या कह रहा है कि तो सामान्य परिस्थितियों में मतलब यही परिस्थितियों में नाइट्रोजन की विलेयता जल में ज्ञात कीजिए। तो S2 बराबर क्वेश्चन मार्क आपसे कह रहा है, और उसके बाद आपको P1 दिया गया है। P1 का जो मान होता है वो 1 ATM, कितना है भैया 1 ATM होता है। ये सवाल थोड़ा हट करके है, इसलिए आपको ये नया फार्मूला बता रहे हैं। इसको आपको करना क्या है, किसी फार्मूले को याद करके इस सवाल को लगा लेना है। और फिर S1 हो गया, S2 हो गया, P2 आपको दिया गया है। P2 की वैल्यू कितनी है आपके सामने, यहाँ पे देखिए क्या है ये S1 की तो हो गई, P2 का मान आपको दिया गया आंशिक दाब 0 कितना है ये 7.8। ये तो इतनी चीज पहले समझ लीजिएगा, पूरी बात को एक बार फिर समझिए। हेनरी के नियम के अनुसार विलेयता जो होती है वो आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम लिख क्या सकते हैं, S1 अपान S2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 अपान P2। अब S1 का मान मैंने आपको बता दिया 6.8 गुणे 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर होता है। S2 बराबर क्वेश्चन मार्क होता है, P1 बराबर 1 ATM होता है, पता दिया ही गया है ये। और P2 आपको 0.78 दिया गया है, ATM में ये भी दिया गया है। तो अब आपको करना क्या है, S2 की वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, S2 बराबर, यही फार्मूले से ध्यान दीजिएगा, S2 बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया S1 इंटू P2, S1 इंटू P2 अपान क्या हो जाएगा P1। आप पक्षांतर करेंगे इस फार्मूले का, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, ये S1 इंटू क्या हो जाएगा उधर P2 और अपान क्या हो जाएगा P1। अब आप हल करिए सबका मान रख करके। तो S1 का मान दिया गया है 6.8 इंटू 10⁻³ -4 दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान दें। और फिर P2 का मान कितना दिया गया है 0.78, और ये बटे क्या है एक से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो इसी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ये आएगा 5.304, और ये फिर हो जाएगा इंटू 10⁻⁴, और ये अब इसमें आ गया आपका मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से आप ये जो वैल्यू निकाले हो S2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकल के आई है S2 की। थोड़ा न्यूमेरिकल हट करके था, हम सोचते थे पहले कि क्या पूरा डेरिवेशन करके तब बताएं, लेकिन उसमें लंबा खींच जाएगा। आप केवल डायरेक्ट आप रख दीजिए कि यहाँ विलेयता जो होती है आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो S1 अपान S2 P1 अपान P2 करके आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, इस न्यूमेरिकल को भी यहाँ से हल कर सकते हो। तो ये जो न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ थोड़ा टॉपिक से क्या है सब हट के हैं, इसीलिए इन सबको थोड़ा सा आप विधिवत तरीके से केयर करके देखिएगा। चलिए ये न्यूमेरिकल देखिए भैया, कह रहा है कि चीनी के सिरप में C6H12O6 214.2 ग्राम में, मतलब 3.42 ग्राम चीनी है। मतलब एक क्या किया गया है, चीनी का सीरा बनाया गया, जिसको आप लोग रसी कह सकते हो। उस सीरे को कितना बनाया गया है 214 कितना बनाया गया है 2 ग्राम। अब ये 214.2 ग्राम बनाया गया है, और जिसमें चीनी कितनी है 3.42 ग्राम चीनी है। मतलब सीरा को तैयार किया गया तो उस पूरे सीरे का भार कितना आया 214.2 ग्राम आया है, और जो चीनी उसमें है वो जो घोली गई है वो कितनी है 3.42 है। तो चीनी के सिरप, वही सीरा चाहे हो चाहे सिरप कहिए, सिरप की सिरप में क्या करना है, मोललता ज्ञात करना है। तो देखिए मोललता को ज्ञात करने के लिए पहले मोललता का फार्मूला मालूम होना चाहिए। मोललता बराबर होता है फार्मूला विलेय का, लास्ट वाला लिख रहा हूं डायरेक्ट एकदम, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे, एक चीज अंतर होता है यहाँ पे, वो क्या होता है विलायक का भार, और अगर यहाँ पे ये ग्राम में है तो इसमें ऊपर कितने से गुणा हो जाता है 1000 से। ये हमारा ये फार्मूला है।
क्योंकि ये ग्राम में दिया ही गया है। तो अब यहाँ पे जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को पहले आपको मालूम होना चाहिए, और ये फार्मूला सभी बच्चों को मालूम भी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं सबको मालूम है अच्छी तरीके से। तो अब हमको ये कह रहा है कि विलेय का भार आपको पहले चाहिए, तो ये देखिए कह रहा है कि 214.2 ग्राम में 3.42 ग्राम चीनी है, मतलब कि जो चीनी है वही तो विलेय है, तो इसका जो अमाउंट है वो 3.42 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विलेय का भार बराबर 3.24 ग्राम। एनीवन प्रॉब्लम तुरंत बताइएगा। और अब जब विलेय का भार हो गया 3.42 ग्राम, और फिर कह रहा है विलेय का भार, तो आप सबको मालूम है विलेय, और विलेय है क्या तुम्हारी C12H22O11 चीनी है। तो इसका अगर निकालोगे तो आप निकाल करके देख लीजिएगा 342 आएगा, ये आप निकालोगे तो यही आएगा, हल करके दिखा रहा भी था मैंने इसके पहले। और फिर ये कह रहा है विलायक का भार, भाई टोटल जो विलयन है वो 214.2 है और उसमें 3.42 है, तो हमको क्या चाहिए, क्या विलायक का। तो हम इसमें से अगर विलयन में से इसको घटा देंगे तो विलायक वाला हमारा निकल आएगा। तो अतः यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, अतः अब क्या लिख सकते हो, विलायक का भार बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 214.2, अब कितना हो गया ये 214, साफ साफ लिखें, 0.2 माइनस 3.42, अब विलायक का भार निकल रहा है। और अब आप लोग देख रहे होंगे 214 क्या हो गया ये आपका माइनस 3 आपका आ गया, 4 के बाद आप घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 210.78, यही इतना मिलेगा। ये बात सबको समझ में आई, क्योंकि ये पूरा जो ये है ये बिलियन का है और ये विलेय का है, और जब बिलियन में से हम विलेय का घटा देंगे तभी तो विलायक का आएगा। तो 200 ये 10 क्या हो गया 78 क्या हो गया ग्राम, ये हो गया विलायक का। अब इसके बाद अब आप सवाल को बड़े आराम से लगा सकते हो। अब आ जाइए इधर, फार्मूले में रखिए और हल करके हमको बताइए जल्दी से। मोलरता बराबर, हम आपको एकदम आसान सा सोचते हैं कि लगाइए ताकि ज़्यादा आपको समस्या ना हो, आप विधिवत तरीके से लगा लीजिए, इसीलिए न्यूमेरिकल को आपको एकदम विधिवत जो हट के न्यूमेरिकल है वही बता रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा भैया विलेय का भार गुणे कितना है ये 1000 से गुणा है ये बटे ये क्या है विलेय का अनुभार गुणे और ये है विलायक का भार, और ये किसमें दिया गया है ग्राम में। यही फार्मूला है। अब विलेय का भार कितना है, ऊपर देख ही रहे हैं, ध्यान देखो 3.42 बटे, अभी रुक जाइए, ऊपर कितने गुणा हो जाएगा 1000 से। अब आपको नीचे कितना दिया गया है, अनुभार दिया गया है 342, और ये गुणे कितना है विलायक का भार भी क्या 210.78, यही तो है आपका। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए और हल कीजिए जल्दी से। अब जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा ये आपका इतना 3420 आएगा, और ये फिर इसका आएगा पूरा 720, फिर यहाँ पे 86, ये 0.76, और ये कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, और कैलकुलेशन करके पूरा हल करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.0474, और ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। आंसर तो आप लोग मैच कर सकते हो हल करने के बाद भी। तो यहाँ से हम क्या किया करते हैं, पूरे इस सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं इसमें कुछ किया नहीं गया था, ये विलयन का दिया गया था और ये विलेय का दिया था, घटा दिए हैं तो ये विलायक का भार आपको मिल गया है, और ये विलेय का भार दिया ही था, और भार 342 होता ही है। आपने रख करके हल कर लिया, कैलकुलेशन करके आ गया आपका। तो इस तरीके से अगर हम आज आपको देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे, कुछ बीच बीच में आपको जैसे अगर मिस्टेक हुआ हो जैसे पढ़ाते समय, तो वो तो हो ही जाता है, लाजमी ही है, उसके लिए आप नहीं, हम आपको इतना सीधा चाहते हैं कि आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आए, इसीलिए एकदम छोटा से छोटा तरीका बताने का प्रयास किया करते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि इस तरीके से अगर अब आपका देखा जाए
तो ये आज आपका लास्ट वीडियो था किसका, सॉल्यूशन चैप्टर का। अब हम आपको कल एक नया चैप्टर उठाएंगे और अब विधिवत आपकी और तैयारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पर हम ओपन करते हैं और बाकी जो भी चीज़ें बची हुई हैं, आपकी किताब है, आपके पास बुक है, उसमें से आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें बच्चों के लिए भी टीचर्स को छोड़नी चाहिए जिससे बच्चे भी उससे क्या कर सकें, पढ़ सकें। तो अब आज हम आपकी क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।